कमाने वाली बहू। माँ, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो बात अलग थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगे? बेटे सुनील ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा सुनील और बहू सुनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर सब पैसे ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं सुनील को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में सुनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। सुनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ मैं बेंगलोर आ गई। सुनील और सुनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ ही में खाना भी खाते। सुनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता पिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं, कि वो लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। सुनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और ऑफिस दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कब कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आज सब ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। मॉल में घूमते घूमते सुनील और सुनीता एक दुकान से कुछ खरीदने लगे। मैं और पिंटू थोड़ा आगे निकल गए उन दोनों से। आइसक्रीम की दुकान पर पिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई हो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई जरूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर पिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब सी निगाहों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना कर रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या कर सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर भी किया। सुनीता ने मेरे पसंद की काजू कड़ी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखा। सुनील फिर सोने चला गया और सुनीता पिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे।
मैं भी अपने कमरे में सोने ही जाने वाली थी, इतने में मुझे पिंटू की आवाज सुनाई दी। मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर में ही भूल आई है। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है पिंटू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है माँ? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस इंसान के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही इंसान अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी हालात में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुम्हें ने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे लिए उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5 से 10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस इंसान के नजरिए से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये सारी बातें सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह सुनील ऑफिस चला गया और पिंटू स्कूल। सुनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू? मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों की जरूरत कब पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, कभी पिंटू के कोई चीज के लिए जिद करने पर उसे वो चीज लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे सुनील आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सुनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरे आंखों में पानी आ गए। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं, उसे कसूरवार मानते हैं कि वो चिड़चिड़ा और घमंडी होती है। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आदिया इत्यादि। कुछ बहुएं सुनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज सुनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।